हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज शास्त्र का परिचय। देखिए, आज हमारा यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम संस्कृति तथा सामाजिकरण इसके बारे में जानेंगे। आज हम इस चैप्टर का जो है यहाँ पर पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात करें हम आज के चैप्टर की, तो आज का चैप्टर जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, संस्कृति तथा सामाजिकरण। संस्कृत के बारे में हम लोगों की विविध राय है, यानी हम लोगों ने संस्कृत को विविध रूपों में और विविध आपने परिभाषाओं में से ग्रहण किया है। हर किसी के लिए इसकी जो है अलग अलग आपने पहचान बनी हुई है। यानी संस्कृत को कोई कला और संगीत के रूप में देखता है, कोई संस्कृत को जो समाज में प्रचलित रीति रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग दिखता है। लेकिन यहाँ पर समाज शास्त्र में चूंकि हम पूरे आयामों से, यानी कि केवल और केवल कला, और हम अगर कला ले लें या म्यूजिक ले लें, संगीत ले लें, केवल इससे ही संस्कृत को नहीं परखेंगे। हम संस्कृत यहाँ पर समाज शास्त्र के दायरे में आकर हम क्या करेंगे, संस्कृत के सभी आयामों को यहाँ पर देखेंगे, सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। वहीं सामाजिकरण, देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग बनता है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। तो आज हम केवल संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत का अंग्रेजी में अर्थ आपने सुना होगा, इसे कल्चर कहते हैं। अब कल्चर को थोड़ा हम अगर इसे विभक्त करें, यानी कल्चर में यहाँ पर जो आगे वाला शब्द है कल्ट, जिसे हम कल्ट बोलते हैं, कल्ट, तो कल्ट या जो शब्द है ये आपके लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा का शब्द है ये। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विकसित करना या परिष्कृत करना, यानी विकसित करना या किसी चीज में सुधार कर देना, जिसे हम परिष्कृत करना बोलते हैं। तो ये कल्चर हो गया। तो आज हम चैप्टर अभी आपका जो है इसी पर कवर करेंगे। तो समाज में आप देखते होंगे कि हम संस्कृत शब्द को कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, अस्पष्ट ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा की बातों में हम संस्कृति कला तक सीमित ही है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम कुछ वर्गों की या फिर देशों में जो मौजूद लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है उसको परिभाषित करने के लिए भी संस्कृत शब्द का यूज करते हैं, संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। यहां पर अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी जो हैं ये सामाजिक संदर्भ में जो है संस्कृत का यहाँ पर अध्ययन करते हैं और संस्कृत को ये अलग से लेकर इसके विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ पर यानी कि ये केवल और केवल ना तो कला और संगीत को ही देखेंगे, ना तो केवल आपकी जीवन शैली उसको ही देखेंगे, ये संस्कृत का समग्र रूप देखेंगे। ये समग्र रूप का, संस्कृत के समग्र रूप का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये पूरे उसका अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत होती क्या है वो हम एक सामान्य समझ जान लेते हैं। संस्कृति एक आपका सामान्य समझ है जिसको समाज में हम अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। यानी कि आपने जो संस्कृत के माध्यम से क्या सीखा है, यानी हम समाज में तौर तरीके सीखे हैं, समाज में आचार विचार सीखा है, हम समाज में मौजूद अन्य व्यक्तियों से उनसे अंत्यक्रिया की, इंटरेक्शन किया है। तो यहाँ संस्कृत को हमने अगर सामान्य तरीके से समझें तो ये क्या है, जिनको हमने समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखा है और विकसित किया जाता है, इसे वास्तव में संस्कृत कहा गया है। ये एक आम परिभाषा है। अभी आपको यहाँ पर अन्य परिभाषाएं भी देखने को मिलेंगी। अब देखिए, संस्कृति जो है वो ऐसा तो है नहीं जड़वत वस्तु हो कि हमेशा एक जैसी बनी रहे, ये हमेशा बदलती रहती है। यानी कि केवल ऐसा नहीं है कोई परिष्कृत उत्पाद हो, एक बार बन गई और ये हमेशा ऐसी बनी रहे, आज से 500 साल बाद भी एक जैसी बनी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी संस्कृत कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं है, ये लगातार आपकी जो परिवर्तनशील है, यानी ये आपकी बदलती रहती है, विकसित होती है। इसमें नए तत्व यहाँ पर लगातार जुड़ते हैं, घटते हैं, विस्तारित भी होते हैं, कभी कभी संकुचित हो जाते, सिकुड़ जाते हैं, और ये कई बार पुनः व्यवस्थित भी होती रहती है। यानी कि हम यहाँ पर संस्कृत को केवल जड़ वस्तु नहीं मान सकते हैं कि संस्कृत आज जैसी है वैसी आज से 100 साल बाद होगी, नहीं। यहाँ पर कुछ चीजें जुड़ेंगी, कुछ चीजें घटेंगी भी, कुछ विचार नए आएंगे भी, कुछ यहाँ पर विचारों का फिर से व्यवस्था भी होगी उनकी। तो यहाँ संस्कृतियों में हम देखते हैं कि लगातार इसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है। संस्कृतियां लगातार अपने आप को परिवर्तनशील और विकसित करती रहती हैं। अब यहाँ पर आई होप आपने संस्कृत का जो अर्थ है, संस्कृत का जो स्वरूप है वो आपने देख लिया कि संस्कृत जड़वत वस्तु नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ जो सामान्य समझ विकसित करने के लिए हम विभिन्न चिन्हों का सहारा लेते हैं, बहुत सारे संकेतों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हम अर्थ ग्रहण करने की इनकी जो क्षमता है ये हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। आपने देखा होगा कि समाज में आप एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, और ये जो विभिन्न चिन्ह या संकेत होते हैं इन्हें वास्तव में अर्थ कहते हैं।
देखिए ध्यान देना, अर्थ का मतलब वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि किसी की अर्थ का मतलब किसी मीनिंग का अर्थ होगा, नहीं, वो अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब यहां पर दिया गया है सामाजिक सद्गुणों से दिया गया है। इस समाज में जो आचार विचार नैतिक नियम है उनको सामाजिक सद्गुण कहा गया है। तो हम समाज में किसी से कैसे बात करेंगे, कैसे हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये चीजें हमें सामाजिक सद्गुण के रूप में हमें कहां से सीखने को मिलती हैं? हमें अपने परिवार से, समूहों से, समुदाय से, इनके साथ हमें रहकर ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई जो अर्थ है, यानी अर्थ का सृजन कहां से होता है? सामाजिक सद्गुण है, यानी अर्थ हमारा जो क्या है? सामाजिक सद्गुण है। और इसका सृजन हमें कहां से होगा, यानी हम कहां से सीखेंगे? सबसे पहले अपने परिवार से। परिवार के बारे में मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, परिवार हमारे प्रारंभिक समाजीकरण की पहली इकाई होता है, यानी आपकी पहली अवस्था यही होती है जहां पर हम समाज का अनुभव करते हैं। और आई होप मैंने चैप्टर 1 में ये आपको बात पहले भी बोली थी और यहां पर भी वही बात दोहरा दी गई है कि आपकी ये प्रारंभिक संस्था है। द्वितीयक संस्था समाजीकरण की आपकी कहां होती है? विद्यालय होता है, यानी आप पहले परिवार से कहां निकल कर जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। विद्यालय में आप एक बड़े समाज में आप जाके प्रवेश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यानी आप सामाजिक सद्गुण जो है सबसे पहले अपने घर से सीखेंगे, परिवारिक जनों से सीखेंगे, फिर समूहों से सीखेंगे, फिर बाद में जाके एक समुदाय से मिलेंगे, वहां से सीखते हैं। तो ऐसे करके आप अर्थ का सृजन करते हैं। और वास्तव में जो अर्थ का आप सृजन करते हैं, यही अर्थ आपको जो है समाज में मौजूद अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने, उनके साथ बातचीत करने, उनके साथ रहने सहने, यानी उनके साथ रहन सहन करने या फिर उनके साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। तो यहां पर आप ये सेकंड पॉइंट यहां नोट कर लेना, ये सब चीजें संस्कृत का ही पार्ट हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं ये अर्थ जो है संस्कृत का पार्ट नहीं है, संस्कृत का पार्ट है। संस्कृत है क्या? संस्कृत कला संगीत भी है, संस्कृत जो आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली भी है, संस्कृत सब कुछ है। यानी संस्कृत को हम केवल और केवल एक नैरो अर्थ में, यानी एक संकुचित अर्थ में हम संस्कृत को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तमाम लोगों ने संस्कृत को डिफाइन करने की कोशिश की है, वो हम यहां पर आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आप ये अर्थ हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अंत्यक्रिया जो आप करते हैं, अंत्यक्रिया में आप शब्द, चेहरे के हाव भाव, इनके बातचीत में आप अपना अर्थ जो है ट्रांसमिट करते हैं, यानी संप्रेषित करते हैं किसी को। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आपके एग्जाम्पल जो दिया गया है बेंगलुरु शहर का दिया गया है। यहाँ पर एक यात्री ने ऑटो चालक से पूछा है कि आप इंदिरा नगर का मतलब क्या? प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप इंदिरा नगर जाएंगे। तो यहां वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है वो आंखों से संकेत में निहित है, यानी आंखों से उसने इशारा किया इंदिरा नगर, हल्की सी आवाज निकाली इंदिरा नगर। ऑटो वाले से पूछा, ऑटो वाले ने कहा बारथीरा। बारथीरा का मतलब क्या आप चलेंगे? लेकिन अगर उत्तर हाँ में होता तो ऑटो चालक क्या कह देता? आप पीछे की तरफ इशारा कर देता, पिछली सीट पर आके बैठ जाइए। नहीं हुआ तो आगे चला गया। तो आप देखते हैं कैसे हम जो अर्थ है, यानी कैसे हमारा जो हम कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ को सीखते हैं समाज से, वो बताया गया है, जिसके जरिए हम समाज में अंत्यक्रिया कर पा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृति भी जो है हमारी, हम समाज में ही रहकर पली बड़ी है, समाज में ही रहकर ये लोगों के मध्य रहती है संस्कृति। तो अर्थ अलग नहीं है, ऐसा ना माने कि अर्थ बिल्कुल अलग आ गया, नहीं। हमें संस्कृत का पालन करना है, संस्कृत को आगे लेकर जाना है, तो हमें उस अर्थ को भी जानना होगा जिसके जरिए हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचा पाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है विविध परिवेश और विभिन्न संस्कृतियां, यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पृथ्वी जो है आपकी जैसी नहीं है। पृथ्वी का जो भौगोलिक है वो एक जैसा नहीं है, यानी हर जगह कहीं आपको जंगल मिलेंगे, कहीं मैदान मिलेंगे, कहीं आपको स्वच्छ स्थल मिलेंगे, कहीं आपको रेगिस्तान मिलेंगे। यानी विविध स्वरूप आपके पृथ्वी पर, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां आपकी पृथ्वी पर मौजूद हैं। हर जगह पर रहने वाले लोग हैं, हर जगह पर जो लोग रहते हैं, सबकी रहन सहन, बनावट, सबके तौर तरीके सबके अलग हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न सामाजिक स्थानों, जैसे आपके गांव हुए, कस्बे हुए, शहर, यहाँ सब में लोग रहते हैं और विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक और सामाजिक स्थितियों का ये सामना करने के लिए ये अपनी विभिन्न टैक्टिक्स यानी नीतियां अपनाते हैं। और ऐसे करके यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का विकास भी हुआ है। तो विभिन्न परिवेशों में आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न संस्कृतियां विकसित हुई हैं, पल्लवित हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक कुछ चीजें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक दिया गया है। ये वास्तव में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखना नहीं है, केवल समझना है। बौद्धिक रूप से आप समझिए। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि हमारी संस्कृति बहुत आधुनिक है, आप बहुत पाश्चात्य संस्कृति की हो। बार बार किसी को उलाहना दी जाती है, बार बार किसी पर कमेंट पास किया जाता है कि जंगली है वो, तो ये है, ऐसा है, वैसा है। एग्जाम्पल दिया गया है आपकी सुनामी का। आपको पता होगा 26 दिसंबर 2004 को हमारे देश में एक भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। ये बात आपको पता होगा। और खास करके तमिलनाडु, केरल, आपके अंडमान निकोबार द्वीप के कई लोग यहाँ पे प्रभावित हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूर्वानुमान नहीं था, सूचना नहीं थी। हमारे यहाँ सब जो तकनीकी हमारे साधन थे, उन सब ने इसकी प्रामाणिकता भी कर दी थी, एक तूफान आने वाला है।
अब चूंकि वहां पर मुख्य भूमि की अपेक्षा है, वहां पर जो द्वीपी लोग हैं या फिर तटों पर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने सचेत नहीं हुए। या तो ये सचेत हुए, यानी कि वहां पर द्वीप में रहने वाले जो लोग हैं वो मछुआरे वगैरह वो सचेत नहीं हुए, ना ही वहां पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो भी सचेत नहीं हुई थी। तो ऐसे करके आप देखेंगे इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, इन्हें सबसे ज्यादा जो है कष्ट उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली कुछ आदिम जनजातियां थी, जैसे आपकी ओंग हुई, जारवा हुई, ग्रेट अंडमानी, शोम्पेन, जो आपके अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, ये जनजातियां थी। ये जनजातियां किसी प्रकार की विज्ञान और आधुनिक तकनीक तो को नहीं जानती थी, बिल्कुल इनकी पहुंच नहीं थी, यानी इनके वही पुराने तरीके थे अपने अनुभव के आधार पर। तो इन्होंने एक अनुभव कर लिया और अनुभव के आधार पर ये तट छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले गए, और नतीजा ये हुआ कि ये लोग पूरी तरह से बच गए, सेफ बच गए। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, क्या यहां पर इनकी पुरानी संस्कृति बेकार है? बिल्कुल नहीं है भाई, पुरानी संस्कृति यहां पर बेकार नहीं है। यानी आपने आधुनिक संस्कृति के मद में आकर, आधुनिक संस्कृति के घमंड में आकर अपनी जान गंवा दी। वहीं जो पुराने लोग हैं, पुराने तौर तरीके वाले हैं, वो आज भी अपने पुराने रवैये पे कायम रहे और उन्होंने अपनी जान यहां पर बचा ली। तो यहां पर आप देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं हो जाती है। यानी साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास आधुनिक संस्कृति है या आधुनिक विज्ञान है, तो आधुनिक विज्ञान होने से या आधुनिक तकनीक होने से हमारी संस्कृति बेहतर नहीं होगी। यानी हम फिर भी मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। यानी इतना सब हमें पता होने के बावजूद भी हम अपने आप को सचेत नहीं कर पाए, हम अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाए, उस स्थान से अपने आप को हटा नहीं पाए। हम केवल इसी दंभ में डूबे रह गए कि हमारे पास आधुनिक साधन है। तो ये आपकी संस्कृति क्या महान हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या आपकी संस्कृति, ये आपके जो आदिम लोग हैं, आदिम लोगों से बेटर हुई? नहीं हुई। यानी कि यहां पर साफ साफ लेखक महोदय ने कहा है कि हम किसी भी संस्कृति को श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। श्रेणीबद्ध का मतलब होता है ग्रेड देना। यानी जैसे कॉलेज में आपको स्कूल में ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ठीक है, तो वही बताया गया है कि हम किसी संस्कृति को हम ग्रेड नहीं दे सकते कि भाई फलाने की संस्कृति बेटर है, हमारी संस्कृति बेकार है। हम नहीं दे सकते। हो सकता है हर संस्कृति का एक अपना प्रभाव, हर संस्कृति का एक अपना महत्व है। जैसे आपने यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर आधुनिक संस्कृति जो थी वो एकदम फिसड्डी साबित हुई। आधुनिक संस्कृति का लोगों ने पालन ही नहीं किया। वहीं जो पुरातन संस्कृति थी, पुरातन संस्कृति का मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपना बचाव कर लिया। तो इस वजह से संस्कृतियों को हम यहाँ पर ग्रेड नहीं दे सकते। यानी हम किसी संस्कृति को यहाँ पर ग्रेड नहीं दे सकते, किसी को अच्छा और या बुरा नहीं बता सकते हैं। हाँ, इनको समय समय पर इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें हम जांच जरूर सकते हैं, जो कि आपके सामने एक जांच यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो ऐसे करके आप देखेंगे समाजशास्त्रियों ने विविध संस्कृतियों का अध्ययन किया है। जैसे ये सवाल उठते ही हैं, अक्सर माइंड में उठते हैं कि भाई कोई संस्कृति आधुनिक नहीं है तो क्या वो जंगली हो गई, क्या वो बिल्कुल बेकार हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहा है कि संस्कृतियां जरूरी नहीं है आधुनिक ही हो, पुरातन संस्कृतियां भी हैं, वो भी अपना जो है कल्चर उनका एक स्थापित है और वो भी अपना जीवन यापन कर रही हैं और वो भी अपने आप को आगे ले जा रही हैं। तो यहाँ पर वही चीज आपको देखने को मिली है। अब संस्कृत की परिभाषा आप देखेंगे, यहां पर मानकीकृत परिभाषा देखेंगे। संस्कृत शब्द का जो उपयोग है, शुरुआत में उपयोग बताया गया है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला में जो परस्कृति रुचि लेने वाले व्यक्ति होते थे या इनका ज्ञान प्राप्त करने वाले होते थे, इनके संदर्भ में संस्कृति का उपयोग किया जाता था इस किताब के अकॉर्डिंग। अब यहां पर ये संस्कृत शब्द इनके लिए क्यों यूज किया जाता था बताया गया है, ताकि ये जो असांस्कृतिक लोग हैं, असांस्कृतिक का मतलब क्या है, जो लोग इन कामों में रुचि नहीं लेते हैं, उनसे अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। यानी संस्कृत का प्रयोग हमने क्यों किया? कुछ लोगों के लिए जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला में उपयोग इसलिए किया ताकि हम जो असांस्कृतिक लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को ये सब कौशल आते नहीं है, उनसे अलग दिखाने के लिए हम संस्कृत शब्द का प्रयोग इनके लिए किया। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब संस्कृति के बारे में समाजशास्त्रियों का विचार एक अपना अलग विचार है। ये विभेद के रूप में इसे नहीं देखते हैं। यानी कि यहाँ पर समाजशास्त्रियों का कहना यह है, समाजशास्त्री संस्कृति को एक विभेद के साधन के रूप में नहीं देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप ये वाला आप नोट कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट आप पहले नोट कर लेना और फिर सेकंड पॉइंट पर आना। यानी आपके समाजशास्त्री क्या सोचते हैं? समाजशास्त्री जो है संस्कृत को कभी विभेद वाला नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि संस्कृति आपके जीवन का एक तरीका है और इस जीवन के तरीके में लगभग समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। आपकी जो भी सोसाइटी है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये समाजशास्त्रियों का मानना है। समाजशास्त्रियों का मानना ये बिल्कुल नहीं है कि संस्कृत का अर्थ ये हो गया कि जो लोग ये कौशल नहीं जानते हैं आप उन्हें असांस्कृतिक कह दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जानते नहीं लेकिन सुनते तो होंगे। समाजशास्त्रियों का एक तर्क ये है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानता, लेकिन वो श्रवण तो करता है, उसका सुनता तो है अपने कानों से, आनंदित तो होता है, तो ऐसे कैसे कह देंगे वो सांस्कृतिक नहीं है? भाई समझने वाली बात है। तो वही बात है यहाँ पर समाजशास्त्रियों ने कही है। समाजशास्त्रियों का ये तर्क यही है और तर्क के अकॉर्डिंग इनकी ये परिभाषा है।
अब यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषा भी है जिन्होंने अपनी परिभाषा यहाँ पर दी है। जैसे एक अंग्रेज विद्वान हुए हैं टायलर। देखिए यहाँ पर परिभाषाएं जो हैं, परिभाषाओं में कोई फेरबदल नहीं होगा, परिभाषाएं यथावत ही रहेंगी और यथावत ही आपको तैयार करनी होंगी, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर हुए हैं, इन्होंने एक परिभाषा प्रस्तुत की है। इस परिभाषा के अनुसार संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक नरजातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं और आदतें इसमें आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि संस्कृति या सभ्यता क्या है, अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ। निर्जाति का मतलब क्या है, एक नस्ल के भीतर एक संस्कृति का अर्थ क्या है, एक नस्ल एक संस्कृति को कैसे पालन करती है, कैसे उसका पोषण करती है, कैसे उसको फॉलो करती है। तो इसमें बताया गया है, इसमें फिर क्या आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, आस्था आ जाती है, कला आ जाती है, नैतिकता, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं और ये सब चीजें और इनसे जुड़ी हुई आदतें वगैरह जो हैं वो शामिल इसमें हो जाती हैं। हम इसे संस्कृत के रूप में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है सभ्यता। सभ्यता थोड़ा सा अलग है। सभ्यता का मतलब होता है वस्तुएं, असेट, यानी कि सभ्यता का मतलब है कोई चीजें, वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, उन्हें हम सभ्यता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं, आपके घर में बाइक है, कार है, टीवी है, फ्रिज है, ये क्या है, असेट है, यानी ये क्या है, संपदा है, यानी सभ्यता है आपकी, आपके पास सभ्यता है इस तरह की। संस्कृति क्या है, अब संस्कृत और सभ्यता में लगातार विरोधाभास होता है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर वाली जो किताब पढ़ेंगे वहां पर इसमें इसके बारे में डिफाइन किया है, डिटेल में दिया है। नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है उसमें। तो दोनों किताबों में आप देखेंगे कहीं तो आप ये पाएंगे कि सभ्यता का मतलब क्या है, यानी कि हर किसी की अपनी सभ्यता होती है। आपने देखा होगा भारतीय समाज में अगर हम सभ्यता का अर्थ देखें तो सभ्यता को प्रयोग करने की जो कला है वो हमें संस्कृत सिखाती है कि सभ्यता को कैसे प्रयोग में लाना है, सभ्यता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। जैसे भारतीयों के बारे में एक बात आपने देखी होगी, भारतीय अपने जो वाहन वगैरह होते हैं, चाहे उनकी गाड़ी हो, बाइक हो या कोई भी हो, उन्हें एक परिवार का अभिन्न अंग मानकर चलते हैं। आपने देखा होगा कहीं जाने से पूर्व या घर में जब नई कार खरीद कर लाते हैं उसका पूजन करते हैं, स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, यानी अपने आस्था के प्रतीक हैं। वहीं अमेरिका में क्या, अमेरिका में कार खरीदना एक कॉमन बात है, एक सभ्यता है। तो संस्कृति हमें ये प्रदान करती है, संस्कृति हमें ये बताती है कि आपको सभ्यता को कैसे यूज करना है, यही वास्तव में आपकी संस्कृति है। यानी सभ्यता हमें क्या है, सभ्यता तो आपको कोई भी वस्तु हो सकती है सभ्यता है, लेकिन हमें उसको कैसे यूज कर रहे हैं ये हमें संस्कृति बता रही है। समझ रहे हैं आप, यानी हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं हमें हमारी संस्कृति बता रही है। यानी कि अमेरिका में क्या है, हो सकता है लोग गाड़ी का पूजा अर्चन नहीं करते हो, लेकिन इंडिया में तो आपने देखा होगा, यानी हम कोई भी नई चीज लेकर आते हैं, इवन इफ हमारे यहाँ घर में कोई वाहन है, कॉमर्शियल वाहन है, तो आपने देखा होगा त्योहारों पर उसके आगे अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हम ये मान के चलते हैं ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यानी ये ऐसा नहीं है कि मशीन हो, नहीं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि हमारा पेट पल रहा है इससे, हम जो है इसी से जो खा रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है हमारी, तो हमारा अभिन्न अंग है। तो ये हमारी क्या है, संस्कृति है, संस्कृत के विचार हैं। तो आई होप संस्कृति और सभ्यता का जो संबंध है वो आप समझ गए होंगे। डिटेल में आपको जो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इनकी जो परिभाषा थी एडवर्ड टायलर वाली वो आपने नोट कर ली होगी, नोट नहीं की है तो अपने किताब में आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते हैं बिल्कुल मत बनाइए, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। या फिर आपको लगता है कि हम और शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो आप और शॉर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने फंक्शनल स्कूल स्टार्ट किया था पोलैंड में, इनका नाम था ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की। तो इन्होंने अपनी 2 पीढ़ियों के बाद संस्कृत के बारे में लिखा है और ये परिभाषा मुझे काफ़ी पसंद आई, ये वाली परिभाषा। इन्होंने लिखा है संस्कृत में हमें उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, तकनीकी प्रक्रिया मिलती है, विचार, आदतें, ये और मूल्य शामिल हमें मिलते हैं। यानी इन्होंने साफ साफ ये कहा संस्कृत में क्या है, संस्कृत में उत्तराधिकार में मिलती है। इन्होंने ये माना कि संस्कृत जो हमें मिलती है वो उत्तराधिकार में मिलती है, यानी हम अपने समाज में अपने पूर्वजों को करते हुए देखते हैं और उसे ही हम फॉलो कर लेते हैं। यानी हमारे पूर्वज हमारे परिवार वाले जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही हम अपनी आचार विचार में उसे शामिल कर लेते हैं। तो संस्कृत का रूप इन्होंने इस तरह से देखा है। तो ये आपकी ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की की परिभाषा है, इसे आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत के बारे में एक परिभाषा यहाँ पर और दी गई है, ये परिभाषा दी है क्लिफोर्ड वीट ने दी है। तो इन्होंने कहा है कि मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं के बने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है
और संस्कृत को कुछ इन्होंने इसी रूप में परिभाषित किया है कि संस्कृत कुछ नहीं है, एक महत्वाकांक्षाओं का जाल है जो हमने अपने इर्द गिर्द बुन दिया है और यही वास्तव में हमारी संस्कृति है। तो ये क्लिफोर्ड ग्रीट के अनुसार परिभाषा है। परिभाषाओं का याद होना भी यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया, परिभाषा को आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। परिभाषा परिभाषा के रूप में लिखी जाएगी, एज इट इज लिखी जाएगी। यानी आप ये नहीं है कि यहाँ पर उत्तराधिकार हटाकर केवल हम सीखते हैं, ये करते हैं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। पूरा उत्तराधिकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उत्तराधिकारी शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर आपने ये दो परिभाषाएं जान ली हैं। एक यहाँ पर एक व्यक्ति और है, लेजली व्हाइट। इन्होंने संस्कृत को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। ये भी आप लिख लेना, छठी परिभाषा। और ये अभी मैं बताता हूं कैसे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बताया, लेस्ली व्हाइट ने संस्कृत को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, यूज किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तुलनात्मक महत्व दिया है या उपयोग किया है, ऐसे आप लिख लेना। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ लेस्ली व्हाइट वाला। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ क्या है, यानी कि हम एक आपके ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। ठीक है, पानी ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं और पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यानी कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पानी केवल पानी नहीं है, अमृत है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति में पानी केवल पानी नहीं, अमृत है। हम पानी का प्रयोग आपने देखा होगा जलाभिषेक में भी करते हैं, मंदिरों में भी पानी चढ़ाते हैं, जल के रूप में चढ़ाते हैं कि पानी हमारे एक यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये पानी है एकदम अमृत के समान है। यानी हमारा जीवन भी इससे बन रहा है और जीवन के बाद भी हमें जो है तार रहा है। हम यही मान के चलते हैं। लेकिन वही पानी, सपोज दैट वही पानी अमेरिका वाले या अन्य संस्कृतियों के लोग उसे केवल क्या समझते हो, वो अंतर है। तो वास्तव में यही चीज़ें हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं कि हम किस चीज़ को अपनी संस्कृति में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये हमें हमारी संस्कृति से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं। यहाँ पर आपने देखा होगा अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में अपने से बड़ों का आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। हो सकता है अगर कहीं और कल्चर में जाएं, वेस्टर्न कल्चर में जाएं, तो अगर आप चरण किसी के स्पर्श करें तो हो सकता है वो ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पुरानी सोच वाले हैं, उसे लग सकता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठता आपको क्या है, ये आपको संस्कृत के जरिए ही मिलती है। यानी आप संस्कृत को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं तुलनात्मक आपने महत्व दिया है। तो ये लेस्ली व्हाइट की परिभाषा है, ये आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे टाइलर की परिभाषा आपने ऊपर देखी थी, टाइलर ने यहाँ पर ज्ञान, आस्था, कला ये सब यूज किए थे शब्द। हालांकि टाइलर जो थे वो कभी रियल वर्ल्ड में नहीं गए थे, यानी कभी वास्तविक संसार में ये नहीं गए थे। यानी कि टाइलर की परिभाषा में कला के अलावा जो वस्तुएं ली गई, कला तो आपने देखा हुआ, कला जानते ही हैं, कला भौतिक है, लेकिन बाद बाकी इन्होंने जो वस्तुएं ली थी वो सारी अभौतिक थी। यानी जैसे कला के अलावा ज्ञान लिया, आस्था लिया। ये आप किसी का छू सकते हैं ज्ञान को? नहीं। आस्था को छू सकते हैं? नहीं। नैतिकता क्या है? नैतिकता आपकी सोच पर निर्भर करती है, क्या आपको सही लगे, क्या गलत लगे। कानून ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कला को छोड़कर इन्होंने बाद बाकी बातें कैसी ली थी? अभौतिक ली थी। तो एडवर्ड टाइलर कभी वास्तविक संसार में नहीं गए थे। ये यहाँ नहीं, एक मानव विज्ञान के यहाँ पर कह सकते हैं संग्रहालय के अध्यक्ष थे और वहीं पर रहकर इन्होंने तमाम तरह के विश्व के तमाम तरह के समाजों के कलाकृतियाँ, औजार, इन सब की जांच की थी और उस जांच के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिए। वहीं बात करें आपकी मेलिनोवस्की की, जिनकी परिभाषा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे और याद करने में भी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो मेलिनोवस्की क्या था, एक बार जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसी दौरान ये जो मेलिनोवस्की हैं, ये प्रशांत महासागर के एक द्वीप में फंस गए थे। तो तब इन्होंने इस बात की, यहाँ पर इन्होंने एक पुष्टि की, एक खोज की कि आप कहीं भी किसी समाज का अध्ययन करें, उस समाज के भीतर आपको रहना होगा, तभी आप लोगों के आचार व्यवहार, उनके रहन सहन के तरीकों को जान पाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर इनके इस काम की वजह से या इनके यहाँ पे फंसने की वजह से जो क्षेत्रीय कार्य है, आज आप देखते होंगे हर काम में, हर जगह, हर विभाग में फील्ड वर्क को बहुत महत्व दिया जाता है। आप किसी भी विभाग में आप पहुंच जाएं तो एक शब्द यूज होता है फील्ड वर्क। यानी फील्ड वर्क किया है कि नहीं किया है, क्षेत्रीय कार्य किया है कि नहीं किया है। क्योंकि आप जब तक तहकीकात करने जाएंगे, तो जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपने कुछ किया है या नहीं किया है। तो क्षेत्रीय कार्य की जो परंपरा की स्थापना की है वो मेलिनोवस्की के उपरांत ही हुई है, क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क। और आप देखते होंगे आज हर विभाग में फील्ड वर्क का एक अपना महत्व है। चाहे कोई भी विभाग में चले जाएं, यानी कि आप मौके पर मौजूद है चीज या नहीं है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर हुए हैं, यानी कि कुछ और आपके मानव विज्ञानी हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने भाषा में इसको जो फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे आपके एक अल्फ्रेड क्रोवर और क्लाउड क्लूखोन हुए हैं, यानी ये संयुक्त राज्य के मानव विज्ञानी हैं। इन्होंने यहाँ पर 1952 में एक सर्वेक्षण निकाला, कल्चर
ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस करके। अब यहाँ पर इन्होंने ये निकाला, इसमें क्या था, इसमें परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला रख दी इन्होंने। यानी कि इन्होंने कहा कि संस्कृति है क्या, संस्कृत को इन्होंने दिखाया सोचने अनुभव करने का, विश्वास करने का तरीका है, लोगों के जीने का संपूर्ण तरीका है, व्यवहार का सारांश है, यानी कि आप व्यवहार कर रहे हैं उसका एक अंश के रूप में आप देख रहे हैं संस्कृति को, सीखा हुआ व्यवहार है, आप समाज से जो भी कुछ सीख रहे हैं अपने पूर्वजों से सीख रहे हैं, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीज़ों का भंडार है संस्कृत, यानी आप जो सीख रहे हैं समाज से उसको आप अपने आप में संचित कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आप समाज में उसे प्रदर्शित करते हैं, सीखी हुई चीज़ों का भंडार बताया। सामाजिक धरोहर के रूप में इन्होंने कहा जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, बार बार घट रही मानकीकृत दिशाओं में एक समुच्चय बताया, और व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन, यानी कि व्यवहार का क्या मानक सही है, कौन से व्यवहार हम ऐसे करें जो कि समाज में जिनको जो है मान्यता प्राप्त हो, तो एक मानक के रूप में भी इन्होंने बताया है। तो ये क्या है, ये पूरी श्रृंखला इन्होंने प्रस्तुत की है, कोई एक परिभाषा नहीं दी है, पूरी श्रृंखला दी है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं एक दो बार और तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना मत, ठीक है, यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो परिभाषा है ये एक परिभाषा नहीं है, इन्होंने पूरी श्रृंखला दी है कि कौन सा अर्थ कौन से मौके पर आपको सटीक लगे वही आप संस्कृत के लिए लक्ष्य लिख सकते हैं, वही आप संस्कृत के लिए फिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर दोनों जो आपके संयुक्त रूप से सर्वेक्षण निकाला था अल्फ्रेड क्रोवर और क्लाउड ने, तो ये उनका सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिल भी रहा है कि भाई क्या है, कल्चर ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सी परिभाषा आपको ज़्यादा सटीक लगे वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है संस्कृत के आयाम, डायमेंशंस जिसे हम बोलते हैं। संस्कृत के आपके 3 आयाम प्रचलित हैं। आपका संस्कृत का पहला आयाम यहाँ पर जो है, यानी हम जो कुछ देखते हैं उसे अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसने अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं, उसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं। यानी हम जो कुछ देखते सुनते हैं अपने समाज के इर्द गिर्द घटित होते हुए देखते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाकर उसे हम क्या कर लेते हैं, उसको हम अर्थ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। यानी हम जो कुछ देखते सुनते हैं समझते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग अर्थ प्रदान करते हैं, यानी ये सही है गलत है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। जैसे फ़ोन की घंटी से आप पहचान जाएंगे भाई हमारा फ़ोन बज रहा है, किसी नेता का कार्टून देखकर आपने आइडेंटिफाई कर लिया फलाना नेता ये है, तो ऐसे क्या है, ये संज्ञान है आपका। यानी आपने समाज में चीज़ें देखी हैं, उनके आधार पर आपने एक समझ अपने अंदर विकसित की है और समझ के आधार पर आप जो है एक अर्थ बना पा रहे हैं कि क्या नैतिक रूप से सही है या गलत है, ये संज्ञान हुआ। मानक, मानक का मतलब क्या है, मानक का मतलब होता है आचरण संबंधी नियम। यानी समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि आपके समाज के सदस्यों को मान्य होते हैं, उन्हें हम मानक के रूप में जानते हैं। जैसे परिवार में मानक होते हैं, परिवार में मानक क्या है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि तुम करके बात करने का रिवाज है, कि तुम करके बात करते हैं घर में, कहीं कहीं आप लगा के बात करते हैं। आई होप आप तुम और आपका अर्थ समझ गए होंगे। आपको हम यहाँ पर थोड़ा सभ्यता यानी एक हम मान सकते हैं, आप शिष्टाचार के रूप में सही हम मानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कई परिवारों में आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या है, घर के अंदर किसी सदस्य से बात होगी तो आप करके बात करते हैं और तुम करके बात नहीं करते, जबकि दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ अंग्रेजी में सेम है, लेकिन नहीं, हम अपने शिष्टाचार के अकॉर्डिंग उसे मानक स्थापित किए हैं कि यानी हमारे शिष्टाचार में आप जो है ज़्यादा ऊपर है, तो हम यहाँ पे घरों में क्या करते हैं, कहीं कहीं आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मानक हैं। मानक जरूर एक जैसे नहीं होते हैं, मानक जो है हर जगह अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं भौतिक। भौतिक में क्या आ जाता है, भौतिक में आपके भौतिक साधन आ जाते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है वो भौतिक साधन आपके जो है वो ही इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे करके भौतिक साधन आपके सभ्यता भी कहलाते हैं कभी कभी। ये हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ भौतिक साधन आपके सभ्यता भी माने जाते हैं या सभ्यता ही कहलाते हैं, सॉरी। तो ये तो आपके 3 आयाम हो गए। अब इन आयामों के बारे में डिटेल में आप जो है नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपके आयाम है और यहाँ पर हर आयाम अपने आप में गुथा हुआ है, हर अपने आप में जो है मिला हुआ है। हम यहाँ पर अगर हमें सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमें अपनी जानकारी जो है विकसित करनी है, आगे बढ़ानी है, तो हमें इन सभी क्षेत्रों की यहाँ पे जानकारी पहले लेनी होगी कि ये आयाम कैसे अपने आप में काम करते हैं। तो संस्कृत के सबसे पहले हम संज्ञानात्मक पक्ष देखेंगे। ये सब हेडिंग आपकी इसी में पड़ेगी, संस्कृत के संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पर क्या कहते हैं, संज्ञान का संबंध, जैसा कि आपने देखा है संज्ञान का संबंध क्या है, संज्ञान का संबंध क्या है, आपकी समझ से है। हम अपने वातावरण से जो हमारे प्राप्त होने वाली समझ सूचना है, इसका हम कैसे उपयोग करते हैं या कैसे हम उसे देखते हैं, ये हमारा क्या है, संज्ञान है। आपने देखा होगा हमारे समाज में संज्ञान के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताबों का इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर तमाम संस्थाएं इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें घटित हुई हैं। वहीं जो इलिटरेट सोसाइटीज़ हैं यानी निरक्षर समाज हैं, वहाँ पर दंत कथाएँ, जनश्रुतियाँ हैं,
इनके जरिए मौखिक रूप से जो है ये सब चीज़ें हस्तांतरित की जाती हैं, कहानी किस्सों के जरिए चीज़ें जो है हस्तांतरित की जाती हैं। तो यहाँ पर आप इसी में लिख लेना, साक्षर समाजों में क्या है, विचार जो होते हैं किताबों दस्तावेजों के जरिए दिए जाते हैं, ठीक है। वहीं निरक्षर समाजों में जो दंत कथाएं होती हैं या जनश्रुतियाँ होती हैं, तो इनके जरिए मौखिक रूप से हस्तांतरित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपने देख लिया, ये आपके इसी का ही संज्ञान का ही पार्ट है, और ऐसे करके आपकी एक समझ यहाँ पर विकसित होती है। इन विचारों के आधार पर आपकी एक समझ विकसित होती है। आप अपने इर्द गिर्द जो विचार सुनते हैं, समझते हैं, उनके आधार पर आपकी एक समझ विकसित होती है कि हम इसे कैसे अर्थ प्रदान करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई ये गैस यूज नहीं करनी, इस गैस को यूज करने से, इस जो है तत्व को यूज करने से हमारे साथ इसको दुर्घटना हो सकती है। तो आप प्रीकॉशन से लेके चलते हैं, यानी कोई हमें सावधानी बरत के चलते हैं, यानी जब भी वो तत्व आपके सामने आता है तो आप उससे बच के चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपने देखा वो इलेक्ट्रिसिटी को संपर्क में आने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तो आप बच के चलते हैं। तो आप उसे कैसे अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो वो संज्ञान है आपका। तो यहाँ पर वही संज्ञान हमें यहाँ बताया गया है। अब यहाँ बताया गया है कि लेखन कैसे कला के उत्पादन और उपभोग को प्रभावित कर सकता है। देखिए लिखना नहीं है, यहाँ पर कुछ विचार जो हैं वो केवल यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ऐड इसलिए किए गए हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। ये कैसे कैसे जो समाज में आपके निरक्षर समाज रहे हैं, कहीं साक्षर समाज रहे हैं। साक्षर समाज आपने देखा होगा, आज भी बहुत सारे समाज इतनी सारी प्रगति हो जाने के उपरांत भी शिक्षा से दूर हैं, शिक्षा से कोसों दूर हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, लेखन कैसे आपकी कला के उत्पादन को प्रभावित करता है और उपभोग को प्रभावित करता है, वो बताया गया है। एक व्यक्ति है वाल्टर ओंग, तो इन्होंने अपनी प्रभावी पुस्तक लिखी थी ओरलिटी एंड लिटरेसी। ओरल का मतलब क्या, मौखिक रूप से, लिटरेसी का मतलब साक्षरता। तो इन्होंने कहा है कि लगभग समाज में 3000 विद्यमान भाषाओं में केवल 78 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें खुद का उनका साहित्य है। सभी के पास साहित्य नहीं है, खुद का अपना साहित्य नहीं है। तमाम भाषाएं मौखिक हैं, यानी अलिखित सामग्री को क्या करते हैं हम लोग, बार बार दोहराने से, बार बार इसके शब्दों को बार बार सुनाया जाता है, दोहराया जाता है। तो ऐसे करके हम इसे तैयार करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, हमारे प्राचीन भारत में तमाम कहानी कथाएं या तमाम जो आपकी धार्मिक कथाएं होती थी, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती थी। कैसे, यानी आपने अपने बाबा से सुनी, आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे, ऐसे करके वो जो है हस्तांतरित होते रहते थे विचार। तो वही यहाँ पर है। वहीं यहाँ पर बताया गया, किसी भी अनजानी संस्कृत के लिखित विवरण के पाठकों की तुलना में जो मौखिक क्रिया होती है उसे श्रोता आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने देखा होगा तमाम जो कथाएं वगैरह होती हैं आपके यहाँ, या फिर को सेमिनार वगैरह होती हैं या धर्म सम्मेलन वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो विचार होते हैं, वो जब कोई भावत धार्मिक व्यक्ति है या धर्माचार्य अपने विचार प्रस्तुत करता है तो लोग उसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। वहीं किताबों में या फिर कॉपी में कोई लिखे हुए विचार हैं, उन्हें लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन जो है मैंने गहरे रंग में हाईलाइट की हुई है, इसे समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो वह विस्तारित हो जाती है। यानी कि लेखन की एक विशेषता ये है कि कहीं भी कोई मूल पाठ लिखा जाता है, कहीं भी मूल लेख लिखा जाता है, तो समय के साथ साथ वो विस्तारित हो जाता है। आपको इस बात का एग्जाम्पल आपका साहित्य, सांस्कृतिक साहित्य हम जो मानते हैं भारत का, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, रामशरण शर्मा की किताब उठा के देखेंगे, तो आप ये पाएंगे आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आपका जितना भी प्राचीन साहित्य है, उस साहित्य में नए नए आयाम शताब्दियों बाद, यानी कि आप देखेंगे हर साल बाद कुछ ना कुछ ऐड होते रहे हैं। पूरा आपका साहित्य जो है, पूरे आपके जो भी आपके महाकाव्य हैं, एक बार में नहीं लिखे गए हैं। चाहे आपका रामायण हो, महाभारत हो, उनका पूरा एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के दौरान वो लिखे गए हैं। यानी कि मूल जो उनके पाठ थे वो बहुत छोटे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार बोल रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो विस्तारित हो जाता है। समय के साथ साथ तमाम चीजें, तमाम आयाम, तमाम भाषाएं उसमें जुड़ती जाती हैं और ऐसे करके वो बढ़ते चले जाते हैं। अब वही सब चीज़ें समझाई हैं। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ साक्षरता केवल और केवल आपकी सुविधा प्राप्त समाजों में ही प्राप्त थी, हर किसी को प्राप्त नहीं थी। तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यहाँ पर इस बात की खोज की है कि भाई जिन परिवारों में कोई व्यक्ति स्कूल नहीं गया है, उनके लिए शिक्षा को या साक्षरता को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। यानी कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल निकल कर आता है, एक निष्कर्ष निकल कर आता है। समाजशास्त्री अध्ययन बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं साक्षरता होनी चाहिए, साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज के लिए, लेकिन कुछ तर्क ऐसे भी समाज में निकल कर आए जिन्होंने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक सब्जी विक्रेता का। सब्जी विक्रेता पढ़ना लिखना नहीं जानता है, लेकिन
वो तौलना कितना है, पैसे कितने लेने, ये बड़े आसानी से जानता है। वो अपने दिमाग में गणना कर लेता है कि कितना देना है, कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है, कितने पैसे लेने, ये सब जानता है। तो ऐसे उसे कैसे हम समझाएं, शिक्षा का महत्व समझाया जाए। तो समाजशास्त्री इन सब बातों पर भी यहाँ पर विचार करते हैं ताकि वो अपने संज्ञान पक्ष को मजबूत कर पाए। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं संज्ञान पक्ष से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। केवल एक नाम आया है, इसे आप नोट करके यहाँ पर आप लिख लेना। ये जो नाम आया है वाल्टर ओंग, इनकी पुस्तक जो आई है और इस पुस्तक में जो विचार था वो विचार आप यहाँ पर नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप समकालीन विश्व में भी देखेंगे, यानी अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ लिखित श्रव्य यानी लिखे हुए श्रव्य भी हैं और दृश्य रिकॉर्ड, इन पर विश्वास करने की छूट दी गई है। हमारे यहाँ तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधन है, यानी ये सब होने के बावजूद भी हमारे पास तमाम चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ें कही गई हैं। यानी यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह, एक प्रश्न पूछा गया है लास्ट में कि हमारे सामने जो नई तरह की तकनीक आ रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन आपके हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, तो ये नई प्रणालियाँ हमारी एकाग्रता की अवधि और संज्ञानात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल डालती हैं, ये संस्कृतियाँ बिल्कुल प्रभाव डालती हैं। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इसका दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात आपको दोहराता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से ज़्यादा अपने नोट्स पर फोकस किया कीजिए। क्यों किया कीजिए, उसका एक रीजन है। मैंने अपने ऊपर कई बार ये प्रैक्टिकल किया है और मैंने कुछ ग्रुप्स पर भी ये प्रैक्टिकल किया है। कभी भी आप जब वीडियो देखते हैं, कितना भी अच्छा आपका यूट्यूबर हो, कितना भी अच्छा आपके लेक्चरर हो, लेकिन यूट्यूब पर आप देखी हुई वीडियो शायद संभवतः आप 30 दिन से ज़्यादा याद रख पाते हो, इससे ज़्यादा आप याद नहीं रख पाते हैं। 30 दिन के बाद आपके माइंड से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब की एक छवि है, यानी कि जो आप दृश्य माध्यम देख रहे हैं उसकी छवि आपके सामने लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। वहीं आप एक क्लास में आप लेक्चर अटेंड करें तो क्लास में आपकी जो अंत्यक्रिया टीचर के साथ होती है, आप उसके हाव भाव, चाल चलन, उसकी भाषा शैली, हर चीज़ पर आप एक ध्यान एकदम केंद्रित करते हैं और आप एक लंबे समय तक याद रखते हैं। आप अपनी किताब से पढ़ते हैं, आप उस किताब से पढ़ी हुई चीज़ को महीनों तक याद रखते हैं, लेकिन आप यूट्यूब से देखा हुआ वीडियो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 30 दिन से ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। कई बार ये प्रश्न उठा भी, इंटरनेट पर भी उठाया कि एकाग्रता में कमी आ रही है। आप जितने ये साधन तो है हमारे लिए, बिल्कुल साधन है, हम इनके जरिए पढ़ाई कर पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार यही बात दोहराऊं, अपने नोट्स आप बनाइए, ताकि नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको एंड टाइम पर जैसे ही आप ये लाइनें कवर करेंगे, आपको पूरी चीज़ें अपने माइंड में पहले से तैयार हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ थी। अगर आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो पर डिपेंड रहेंगे, तो हो सकता है आपको आज से 15 या 20 दिन बाद आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चले कि क्या था क्या नहीं था। तो नोट्स हमेशा बनाइए, मेरा मानना यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नई शैली है, जो आपकी अध्ययन शैली है या नया जो आपका युग है, यहाँ पर आपकी संज्ञानात्मक संस्कृति पर इसका जो है एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यानी लोग अपनी जो मेमोरी पावर है वो कम होती जा रही है। अब जैसे मेरी मेमोरी पावर है, मैं बता रहा हूँ, कभी किसी टाइम पे मुझे अंग्रेजी के तमाम शब्द जो होते थे बड़ी आसानी से याद रहते थे, लेकिन अब क्या है, अब कहीं भी टाइप करते हैं, क्योंकि मोबाइल में वहीं के वहीं स्पेलिंग एरर सही करने वाला होता है, हम 4 अक्षर लिख पाते हैं, तब तक पूरी स्पेलिंग ऊपर दे दी जाती है, ऊपर यानी डैशबोर्ड के ऊपर पूरी स्पेलिंग आ जाती है, हम उसे क्लिक करते हैं, आ जाती है। अब ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे आपकी जो मेमोरी पावर वो कम होती जा रही है, आप डिपेंड होते जा रहे हैं, आप पूरी तरह से डिपेंड हो गए मोबाइल पर। ये आप कभी भी अनुभव करना, तो कहीं ना कहीं ये जो नई प्रणालियां विकसित हो रही हैं हमारी संज्ञानात्मक पक्ष को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। देखिए, ये सब बातें मौखिक तौर पर करने की हैं, इन पर आप भी विचार किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने आसपास मौजूद लोगों से विचार किया कीजिए कि कैसे ये प्रभाव डाल रही हैं, तो ऐसे आपकी भी समझ विकसित होगी। अब संस्कृत के मानकी पक्ष की बात करते हैं। मानकी पक्ष में आपकी जो है, मैंने बताया था पहले भी, ये यहाँ पर आपकी लोकरीतियाँ आ जाती हैं, लोकाचार यानी कि जो भी समाज में लोकचार यानी कि जो आपके नियम बने हुए हैं, प्रथाएं, परिपाटियाँ, ये सब या फिर कानून वगैरह शामिल होते हैं। यहाँ पर यह मूल्य या नियम ही हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। यानी वास्तव में जो मानकी पक्ष है, यहाँ पर आपके कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य का मतलब क्या है, आप किसे अच्छा या बुरा मानते हैं, वो आपके मूल्य हैं। यानी समाज का एक समुदाय कुछ अपने रिवाजों को, कुछ परंपराओं को, कुछ अपने आदर्शों को अच्छा या बुरा के रूप में परिभाषित करता है, वो आपके मूल्य बन जाते हैं, क्योंकि समाज का एक बहुल तबका जो है उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये व्यवहार को आपके दिशा निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत के मानकी पक्ष के बारे में हुआ है। अब मानकी पक्ष के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर एक बात बताई गई कि सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती हैं और जो कि अनुरूपता को बढ़ावा देती हैं। देखिए, सामाजिक जो मान आपकी जो होती हैं, सामाजिक मानक होते हैं, इनके साथ स्वीकृतियाँ, स्वीकृति का मतलब क्या है, ये समाज के द्वारा मान्य होते हैं।
यानी सामाजिक जो भी मानक है उन्हें जो एक मान्यता दी गई, समाज ने मान्यता दी है। यानी आपके घर में कोई चीज़ सही है तो आपके घर वालों ने उसे मान्यता दी है, तभी उसे आप फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वही मानक सेम दूसरे घर वालों में अप्लाई हो, नहीं, हर जगह के लिए मापदंड या मानक अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मानदंड के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि मानदंड जो आपके जो हैं ये स्पष्ट नियम है, जबकि कानून जो होते हैं ये स्पष्ट नियम होते हैं। यानी मानदंड क्या है? मानदंड आप कुछ भी बना सकते हैं। आप अपने घर में एक मानदंड ये बना सकते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियां जो हैं पुरुषों के सामने बात नहीं करेंगी, स्त्रियां जो है पुरुषों के मामले में या पुरुषों को सलाह नहीं देंगी। आपके घर का मानदंड हो सकता है किसी दूसरे घर में क्या है, स्त्रियों से भी सलाह ली जाती हो किसी काम को करने के लिए। तो ये मानदंड अस्पष्ट नहीं है, एक जैसे नहीं है। जबकि कानून क्या होता है? कानून का जो पालन होता है या कानून जो बनाए जाते हैं वो पूरे समग्र राष्ट्र को देखते हुए बनाए जाते हैं, पूरे राज्य की कल्पना को देखते हुए बनाए जाते हैं, पूरे राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और आशा यही की जाती है कि ये राज्य के हर व्यक्ति को ये कवर करेंगे। तो ये कानून जो होते हैं स्पष्ट नियम होते हैं, मानदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून यहाँ पर क्या है? स्पष्ट नियम है। अब यहाँ पर एक फ्रेंच समाजशास्त्री हुए हैं पियरे बोर्दियू, तो इन्होंने हमें याद दिलाया है कि अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ होती है। यानी इनका मतलब क्या है? यानी कि जैसे एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है इसके बारे में, मानदंड या मानक के बारे में, कि मान लीजिए हमें किसी ने कोई गिफ्ट दिया, अब आभार व्यक्त करने के लिए ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति तत्काल उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट लौटा दे, रिटर्न गिफ्ट दे दे। तो ये क्या होगा? ये रिटर्न गिफ्ट नहीं माना जाएगा, एक तरह का ऋण माना जाएगा कि आपने एक तरह का कर्ज लिया। यानी आप मान लीजिए किसी ने आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट दिया है, अब आप जिस दिन आपको गिफ्ट मिला है उसी दिन आपको कुछ ना उसे रिटर्न में कुछ दे देते हैं, तो क्या माना जाएगा? उसे ये लगेगा कि आप इसे ऋण चुका रहे हैं। ऋण नहीं चुकाना है यहाँ पर आपका ऋण जो है, ऋण बोल रहा हूँ, ऋण जो है वो ऋण नहीं चुकाना है, समझे? तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने सामाजिक मानकों के बारे में बात बताई है। यहाँ पर ये ऋण जो है ये नहीं चुकाना है। ये फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू की बात दिलाई है इन्होंने, ठीक है। तो ये मानदंड या मानक के बारे में बात है। नहीं, मानक जो है समाज में कैसे कैसे लोगों ने बनाए हैं, कैसे कैसे स्थापित, उनके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। कानून के बारे में बात कही गई है। कानून क्या होता है? कानून सरकार के द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित होते हैं और इन्हें फॉर्मली स्वीकृति होती है। इनका पालन भी जो है आपको पूरे नागरिकों को करना होता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कानून के बारे में जानते होंगे, पूरे समाज पर लागू होते हैं। कोई इनका उल्लंघन करता है तो जुर्माना होता है, सजा भी दी जाती है। वही मानदंड होते हैं। मानदंड हो सकता है आपके घर के लिए अलग हो, समाज के लिए अलग हो, समुदाय के लिए अलग हो। जैसे घर में मानदंड, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया सूर्यास्त वाला कि सूर्यास्त के बाद घर के बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे। तो ये हो सकता है एक घर में मानदंड हो सकता है दूसरे घर में मानदंड ना हो, दूसरे घरों के बच्चे रात के 10 बजे तक सड़कों पर खेलते हो, ये भी हो सकता है। तो मानदंड यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कानून, यहाँ पर कानून के बारे में वही बात बताइए, कानून उन सभी पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले लोगों को कानून मानना पड़ता है। मानक क्या होता है? मानक आपके परिस्थिति के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। यानी हो सकता है मानक आज आपके लिए एक जैसे ना हो, यानी आप अभी घर में क्या है, अभी एक युवा घर में एक पुत्र का रोल निभा रहे हैं और बाद में आप एक पिता बन जाते हैं आपकी शादी होने के बाद, हो सकता है आपके लिए मानक चेंज हो जाए। यानी आज अभी आपके माता पिता कहीं आपसे बाहर निकलने के लिए रोकते हो, टोकते हो सकता है आपकी शादी के बाद आप अपने बच्चों को रोके टोकें और आप बाहर रात को निकल पाएं। तो मानक क्या है? मानक जो है आपके स्टेटस के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि कानून के विपरीत मानक परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। और समाज के प्रभुत्वशाली हिस्से प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं। समाज के प्रभुत्वशाली का मतलब क्या है? जो पावरफुल लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग मानक लागू करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जो प्रभुत्वशाली वाले जो मानक होते हैं अक्सर भेदभावपूर्ण होते हैं। जैसे समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग ने, मान लीजिए एक वर्ग ने ये कह दिया कि दलित जाति वाले व्यक्ति भी हैं वो किसी कुएं पे पानी नहीं भरेंगे, किसी मंदिर में नहीं चढ़ेंगे, तो क्या है ये? सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेंगे, तो क्या है ये? एक भेदभावपूर्ण मानक बन गया। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताई भी हुई है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के भौतिक पक्षों को भी जानेंगे कि संस्कृत के कौन कौन से यहाँ पर भौतिक पक्ष हैं, उनको भी यहाँ पर देखेंगे। अगली हेडिंग आपकी भौतिक पक्ष के रूप में भी है। तो भौतिक पक्ष में आपके जो है यहाँ पर आपके खास करके वही सब चीजें, औजार, तकनीक, यंत्र, भवन, यातायात के साधन जैसे हम सभ्यता के रूप में जानते हैं, या संप्रेषण के उपकरण, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ये आपके संस्कृत के भौतिक पक्ष कहे जाते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत के दो भेद या दो आयाम होते हैं जिन्हें हम भौतिक और अभौतिक के रूप में जानते हैं। ऊपर आपने जो पढ़े थे, ऊपर आपने देखा था संस्कृत के कितने आयाम है, सीधे सीधे आपने पढ़ लिया था ऊपर यहाँ पर।
लेकिन संस्कृत के अगर भेद देखें, भेद या आयाम, इन्हें दो रूपों में विभक्त किया गया है। दो रूपों में स्पेशली विभक्त किया गया है। कैसे कैसे किया गया है? जैसे संज्ञानात्मक और मानकी पक्ष को अभौतिक में देखा गया है, ठीक है। वहीं आपका जो भौतिक पक्ष है, भौतिक को यहाँ पे सभ्यता के मानक के रूप में देखा गया है। तो ये आप नोट करके आप लिख लेना, ये नोट करके लिखना है यहाँ पर। यानी कि ये संस्कृत के जो आयाम देखे हैं, 3 आयाम तो हैं ही, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत के आपको 2 आयाम देखने को मिलेंगे, भौतिक और अभौतिक। भौतिक में आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल कर लिया है और मानकी पक्ष भी शामिल कर लिया है। अभौतिक में ये दोनों शामिल कर लिया। वहीं भौतिक में आपका क्या है, जो आपके सभ्यता वाला है वो पूरा शामिल किया है। ये आपको आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया हुआ मिलेगा। तो वहाँ पर जब हम कवर करेंगे तो वहाँ पर हम इसे और डिटेल में वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आप अभी नोट में इतना लिख लेना कि सारांश में संस्कृत के 2 सैद्धांतिक आयाम है, भौतिक और अभौतिक। संज्ञानात्मक और मानकी पक्ष कहाँ क्या है आपका, अभौतिक है। वहीं भौतिक आयाम क्या है, उत्पादन बढ़ाने वाला, ठीक है, और जीवन स्तर को यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये तो नोट में आपने लिख लिया होगा। अब भौतिक आयामों की बात क्यों होती है? देखिए, भौतिक आयाम जब आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब चीज़ें हम भौतिक पक्ष, हमारे सभ्यता पक्ष जो है हमारा मजबूत होता जाता है, तो कभी कभी हमारे जो अभौतिक आयाम होते हैं, यानी कि हमारे आपकी जो संज्ञानात्मक पक्ष है, मानकी पक्ष है, ये पिछड़ जाते हैं। यानी कभी कभी हमें लगता है कि यार फलाने आदमी के पास इतना पैसा है, उसके पास ये गाड़ी है, बंगला है, ये सामान है, वो है, तो कभी कभी हम उससे कम भी अपने आप को आंकने लगते हैं, कभी कभी अपना मूल्यांकन कम करने लगते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक दूंगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई 50 साल या 60 साल का व्यक्ति है। अब उसे आज के ज़माने में जो टच मोबाइल आप यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज नहीं करता है, वो आज भी नोकिया 1100 फ़ोन यूज कर रहा है। मान लीजिए वो व्यक्ति आज भी नोकिया जो 1100 मॉडल आता था, समझ रहे होंगे, जो कीबोर्ड वाला फ़ोन, कीपैड वाला, तो वो यूज कर रहा है फ़ोन। तो क्या है, यानी आप देखेंगे अगर वो हम लोगों से कंपेयर करेगा तो अब वो ये भी देखेगा कि भाई संज्ञानात्मक रूप से, मानकी रूप से, क्योंकि मानक समाज में एंड्रॉयड वालों को बड़ा वो समझता है कि भाई ये बड़ा एडवांस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है उसे हम लोग असभ्य मान लें, हो सकता है हम उसे जो है अपने से कमतर मान लें। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर अगले पॉइंट में वही कही गई है कि जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्यों और मानकों की दृष्टि से जो अभौतिक पक्ष हैं ये पिछड़ सकते हैं। यानी हम अगर सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग देखें तो जो आज नोकिया 1100 फ़ोन अपने गले में कोई व्यक्ति डाले हुए है, यूज कर रहा है, तो आप समाज उसे बड़ा हे दृष्टि से देखेगा, बड़ा निचली दृष्टि से देखेगा। वो सोचेगा अरे ये फ़ोन आज भी ये यूज कर रहा है, ये इस तरह का व्यक्ति है, ये है, वो है, बड़ा कंजूस टाइप का है, फ़ोन नहीं ले सकता है। लेकिन उसके साथ क्या कंडीशंस हैं उन पर हम विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पर ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर लोगों के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने आप को ये अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हों। यानी वो व्यक्ति जिसके हाथ में नोकिया 1100 फ़ोन है और एक व्यक्ति एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहा है, जब वो अपने इससे कंपेयर करेगा तो ये पाएगा कहीं ना कहीं इससे पिछड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं भौतिक साधन जो है एक खाई भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ वही चीज़ है, इससे क्या है, संस्कृत के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी तालमेल बिठाने में यहाँ पर एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए, ये था हमारा आज का पार्ट 1 और आगामी हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में आपने चैप्टर का यहाँ पर संस्कृति वाला पक्ष लगभग देख लिया है। पार्ट 2 में हम सामाजिकरण वाला पक्ष है या विभिन्न संस्कृतियों का मिलन कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।